दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों एनसीईआरटी भूगोल के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस अध्याय में हम मानव भूगोल, इसकी परिभाषाएं, मानव भूगोल की प्रकृति तथा मानव भूगोल के क्षेत्र और उप क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। ये वीडियो 12वीं कक्षा के छात्रों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं 12वीं कक्षा के एनसीईआरटी भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले सामान्य रूप से मानव भूगोल को जानते हैं। दोस्तों मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी ये भूगोल की एक शाखा है जो मानवीय गतिविधि के स्थानिक पैटर्न का अध्ययन करती है और ये समाज और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों की जांच करती है। मानव भूगोल इस बात पर केंद्रित है कि मानव समुदाय अपने पर्यावरण के साथ कैसे रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, संस्कृतियां, अर्थव्यवस्थाएं और उनके स्थान के बीच संबंधों का किस प्रकार से अध्ययन किया जाए, ये मानव भूगोल का मुख्य विषय है। इसमें शहरीकरण, जनसांख्यिकी, प्रवास, सामाजिक असमानताएं और संसाधनों का उपयोग जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मानव भूगोल भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों भूगोल एक विषय के रूप में आपने भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ा है भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में। दोस्तों इस अध्याय में बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया गया था और आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। यदि आप उस अध्याय को पुनः पढ़ेंगे तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी पता चलेगा। और आप जानते हैं कि एक अध्ययन के क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलनात्मक, आनुभविक और व्यवहारिक है, इसलिए भूगोल की पहुंच विस्तृत है। भूगोल जो है इसका विषय क्षेत्र बहुत ही व्यापक है और इसकी प्रकृति जो है अंतर विषयक है और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् और काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं, प्रकृति यानी भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप जिसमें मनुष्य भी शामिल है? और अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है और मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय घटनाओं का स्थानिक विवरण और उनके घटित होने के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी से आपको जो परिभाषा मिली, एक भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक विवरण, उनके घटित होने के कारण और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। यदि आपसे ह्यूमन ज्योग्राफी की परिभाषा पूछी जाए तो आप मोटे तौर पर इसे बता सकते हैं। और आपको इस तथ्य का पहले ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। इसलिए प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। प्रकृति से मानव पूरी तरह से जुड़ा है, उससे संबंधित है और उससे अलग नहीं हो सकता है। और आप जान लीजिए कि भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। इसलिए प्रकृति और मानव के अध्ययन के संबंध और उनके अध्ययन पर बल दिया गया है। और आप ये अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हुए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतीकरण अथवा विवरणात्मक या भावचित्रात्मक या इडियोग्राफिक होना चाहिए? क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए?
क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर? ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैध द्वैधता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो जैसे जैसे भूगोल को एक विषय के रूप में अध्ययन की बात आई तो उसमें ये हुआ कि क्या इसमें सिद्धांत बनाए जाने चाहिए या विवरणात्मक अध्ययन किया जाना चाहिए, इसका विषय वस्तु कैसा होना चाहिए, इसका अध्ययन क्षेत्रीय या प्रादेशिक होना चाहिए या क्रमबद्ध होना चाहिए, भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या किस आधार पर होनी चाहिए, ये सभी मुद्दे उठे। लेकिन आप जानेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच जो है द्वैधता या द्वैरकी नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव एक दूसरे के अविभाज्य अंग हैं और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए, इन्हें एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते हैं। और ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया गया है। सामान्य रूप से इसको हम उदाहरण के रूप में समझें तो पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख, नदी के मुंह, हिम नदी के प्रोथ या नासिका, जल डमरू मध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। इसी तरह प्रदेश, गांव, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है और जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। और क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्दों और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? लेकिन मूल प्रश्न ये है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं जबकि ये इतनी जटिलता में जुड़े हुए हैं? तो बहुत ही सामान्य सा उत्तर है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और मानव और प्रकृति अन्योन्याश्रित रूप से एक दूसरे से संबंधित हैं। आइए जान लेते हैं जो विषय हम पढ़ने जा रहे हैं, मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी, इसकी परिभाषाएं क्या हैं। रैटजेल एक प्रमुख विद्वान हैं। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा दी है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है और ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है। इसी तरह एलन सी सैम्पल की परिभाषा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो सैम्पल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। और पाल विडाल डी ला ब्लास की परिभाषा है कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना ये मानव भूगोल है। तो मानव भूगोल जो है ये पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। आप जान लीजिए मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, यानी नेचर क्या है। दोस्तों, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन कर उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया का अध्ययन करता है। जब हम 11वीं कक्षा की पुस्तक पढ़ रहे थे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन हमने कर लिया है और ये तत्व भूआकृतिक मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात और वनस्पति जात हैं। ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है और आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों के द्वारा की है। आप देखेंगे कि गृह यानी घर, गांव, नगर, सड़कों और रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं और भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। तो आप देख सकते हैं कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और प्रकृति के संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है उसमें मानव और प्रकृति एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे पर आश्रित हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं।
मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। देखिए ये नया टर्म आया है इस बुक में, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। आइए इन दोनों टर्म्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो मनुष्य अपने टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और क्या निर्माण करता है, बल्कि ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वो किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण कार्य करता है। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूची होती है या सूचक होती है, और मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। जैसे घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की, इसी प्रकार डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों का इलाज और उन पर विजय पाने के योग्य बनाया। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। और आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकृति का ज्ञान ही, जब हमको प्रकृति का ज्ञान होता है तभी हम प्रौद्योगिकी विकसित कर सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण ये है कि प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया है। और प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। अब इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि एक कथा है यहाँ पर इस बॉक्स में मानव का प्राकृतिकरण एक कथा के माध्यम से समझते हैं। बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच हैं। यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते, जिनकी भीड़ प्रायः गांव में मिलती है, यहाँ नहीं दिखाई देते। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वो पेंडा यानी वन का सर्वेक्षण करता है, जहाँ उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं। राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है। अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ, पलास और साल के वृक्षों को देखता है, जिन्होंने बचपन से ही उसको बड़ा बनाने के लिए प्रयास किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं दोस्तों, वो अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर प्रसन्न है। जैसे ही वह महुआ, पलास और साल के वृक्षों को देखता है, जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, वो सोचता है कि उस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विसर्पी गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन से गज्जहरा और कुचला का संग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं। वो आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजाति मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वो अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था। वो चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। अचानक पत्तों में खड़खड़ाहट होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हुए कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं, एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। तो ये आप देखिए कि ये जो कहानी बॉक्स में दी गई है, मानव का प्राकृतिकरण को समझाने के लिए दी गई है। ये कथा जो है मानव का प्राकृतिकरण आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज से संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है।
कैसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़ें जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति एक शक्तिशाली बल, पूज्य, सत्कार योग्य और संरक्षित है और सतत पोषण के लिए मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ऐसे समाजों के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति का रूप धारण करता है। तो आप जान लीजिए कि ऐसे समाज जहां मानव का प्राकृतिकरण होता है वहां पर प्रकृति पूजनीय है और उन्हें माता के समान लगती है, जो उनका भरण पोषण और जीवन देती है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं। समय बीतता है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास होता है, मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं और वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की अवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा वे संभावनाओं को जन्म देते हैं और मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्य की रचना करती हैं। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। उच्च भूमियों पर स्वास्थ्य, विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों और तरंगित पहाड़ियों में चरागाहें, तटों पर पत्तन और महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग और अंतरिक्ष में उपग्रह आदि ये मानव के तकनीकी और प्रौद्योगिकी प्रगति का परिणाम है। पहले के विद्वानों ने इसको संभववाद का नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है और धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। हमने मानव का प्राकृतिकरण पढ़ा है, अब प्रकृति का मानवीकरण पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। ट्रांडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवने और भारी हिम। महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर हैं और वो अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जलाए रखती है। उसका कार्यालय सुखदायक 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वो काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ है। ये गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाता है। वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जियां और पौधे नहीं उगते। कैरी अपनी डेस्क पर आर्किड रखती है और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला व कीवी का आनंद लेती है। वे नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों से मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपने सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़ जाती है और वो प्रायः लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वापस पहुंच जाती है। कैरी 58 साल की है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ और युवा दिखती है। तो इस चर्चा में या इस बॉक्स में आपने ये पढ़ा कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई। तो ये प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के कारण पैदा हुई है, जिसके कारण ट्रांडहाइम के लोग और उन जैसे अन्य लोग प्रकृति के द्वारा जो अवरोध आरोपित किए गए हैं उन पर विजय पाने में सक्षम हुए हैं। और क्या आप कुछ ऐसे दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे दृश्यों को ढूंढना कठिन नहीं है जहां पर लोग प्रकृति की अवरोधों पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त कर जीवन संभव बनाए हैं और ये सब तकनीकी या प्रौद्योगिकी के द्वारा ही हो रहा है। एक भूगोलवेत्ता हैं ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की जो दो विचारों पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को दर्शाता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद कहा। तो एक तथ्य यहाँ से आपको मिला, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं। आप में से जो लोग नगरों में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं जरूर जानते होंगे चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों के द्वारा होता है। लाल बत्ती का अर्थ है रुको। एम्बर यानी पीली बत्ती लाल और हरी के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल देती है और हरी बत्ती का अर्थ है जाओ। तो ये संकल्पना नव निश्चयवाद दर्शाती है कि न तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति पर्यावरणीय निश्चयवाद है, न ही नितांत स्वतंत्रता यानी संभववाद है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा और जब प्रकृति रूपांतरण की स्वीकृति दे तो वे अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हों संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है
और अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होती। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त चाल के परिणाम स्वरूप हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत अवक्षय, भूमंडलीय तापन, पीछे हटती हिमनदियाँ, निम्नीकृत भूमियाँ हैं और नव निश्चयवाद की संकल्पना इन दोनों में एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। तो आप जान लीजिए, दो अवधारणाएं मूल रूप से रही हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद, लेकिन ग्रिफिथ टेलर ने एक नई संकल्पना नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन किया जो इन दोनों संकल्पनाओं के मध्य संतुलन या मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करती है। दोस्तों, मानव भूगोल के कई शाखाएं हैं। मानव भूगोल की कल्याणपरक या वेलफेयर या मानवतावादी विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से था। इसमें आवासन यानी रहने के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष शामिल थे। भूगोलवेत्ताओं ने पहले ही स्नातकोत्तर पाठ्यचर्या में सामाजिक कल्याण के रूप में भूगोल का एक कोर्स आरंभ किया है। आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया और समकालीन सामाजिक समस्याओं का संबंध पूंजीवाद के विकास से था इसलिए। और व्यवहारवादी बिहेवियरल विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म इत्यादि पर सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल बोध पर ज्यादा जोर दिया है। अब आइए लास्ट में देखते हैं मानव भूगोल के क्षेत्र और उसके उपक्षेत्र। देखिए, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र आप देखेंगे। मानव भूगोल मानव जीवन के सभी तत्वों तथा अंतराल जिसके अंतर्गत वे घटित होते हैं उनके मध्य संबंध की व्याख्या करने का प्रयास करती है। मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी ये मानव जीवन के सभी तत्वों और अंतराल जिनके अंतर्गत वो घटित होते हैं उनके मध्य संबंधों की व्याख्या करने का प्रयत्न करती है। तो मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक अंतर विषयक या इंटरडिसिप्लिनरी है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले मानवीय तत्वों को समझने, उनकी व्याख्या करने के लिए मानव भूगोल सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषय के साथ घनिष्ठ रूप या घनिष्ठ संबंध विकसित करती है। ज्ञान के विस्तार के साथ नए उपक्षेत्रों का विस्तार होता है और मानव भूगोल के साथ ऐसा हुआ है। आइए मानव भूगोल के क्षेत्र और उनके उपक्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं कि मानव भूगोल के वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र हैं और उपक्षेत्र कौन से हैं। देखिए, आरंभिक उपनिवेश युग में इसमें उपागम क्या रहा, अन्वेषण और विवरण। इसका लक्षण ये रहा कि साम्राज्य और व्यापारिक रुचियों ने नए देशों में, नए क्षेत्रों में खोज और अन्वेषण को प्रोत्साहित किया। क्षेत्र का विश्व ज्ञान कोशीय विवरण भूगोलवेत्ताओं द्वारा वर्णन का महत्वपूर्ण पक्ष बना। उत्तर उपनिवेश युग में प्रादेशिक विश्लेषण किया गया। ये प्रादेशिक विश्लेषण उपागम रहा और प्रदेश के सभी पक्षों के विस्तृत विवरण किए गए। मत ये था कि सभी प्रदेश पूर्ण अथवा पृथ्वी के भाग हैं, अतः इन भागों की पूरी समझ पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने में मदद करेगी। अगला समयावधि अंतर युद्ध अवधि के बीच जो है ये 1930 का दशक, इसको आप पढ़िए तो इसका उपागम क्षेत्रीय विभेदन था। एक प्रदेश और अन्य प्रदेश किस प्रकार और क्यों भिन्न हैं, एक प्रदेश दूसरे से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, ये समझने के लिए और किसी प्रदेश की विलक्षणता की पहचान के कारण पर इसमें बल दिया गया। 1950 के अंत से 1960 के दशक के अंत तक स्थानिक संगठन उपागम का प्रयोग किया गया और इसमें कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए ये विशिष्ट रहा। मानचित्र और मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में प्राय भौतिकी के नियमों का अनुप्रयोग किया जाता था और इस प्रावस्था को विभिन्न मानवीय क्रियाओं के मानचित्र योग्य प्रतिरूपों की पहचान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं या इन उपागमों का उदय हुआ और इसमें मात्रात्मक क्रांति से असंतुष्टि हुई। अमानवीय रूप से भूगोल का अध्ययन के चलते मानव भूगोल में 1970 के दशक में 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ और इन विचारधाराओं के जन्म से मानव भूगोल सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के प्रति अधिक प्रासंगिक बना और इन विचारधाराओं की थोड़ी और जानकारी के लिए हम नीचे बॉक्स में देखेंगे।
1990 का दशक ये भूगोल में उत्तर आधुनिक उपागम रहा। इसमें बृहत सामान्यीकरण और मानवीय दशाओं की व्याख्या करने वाले वैश्विक सिद्धांतों की प्रयोज्यता पर प्रश्न उठा और अपने आप में प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की समझ के महत्व पर जोर दिया गया। अब आइए इस चार्ट या तालिका के माध्यम से मानव भूगोल और सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी अनुशासन या विषयों के बारे में जानते हैं। मानव भूगोल का क्षेत्र तो ये सामाजिक भूगोल या सोशल जियोग्राफी, इसके उप क्षेत्र में क्या है, देखिए व्यवहारवादी भूगोल है। व्यवहारवादी भूगोल में पहले तो सामाजिक भूगोल सामाजिक विज्ञान या समाजशास्त्र से संबंधित है। व्यवहारवादी भूगोल मनोविज्ञान, सामाजिक कल्याण का भूगोल कल्याण अर्थशास्त्र से, अवकाश का भूगोल समाजशास्त्र से, सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान से, लिंग भूगोल समाजशास्त्र मानव विज्ञान और महिला अध्ययन से जो है अन्य विषयों से संबंधित है। ऐतिहासिक भूगोल इतिहास से, चिकित्सा भूगोल महामारी विज्ञान से संबंधित है। इसी तरह नगरीय भूगोल नगरीय अध्ययन और नियोजन से, राजनीतिक भूगोल ये राजनीति विज्ञान से संबंधित है। निर्वाचन भूगोल राजनीति विज्ञान से और सैन्य भूगोल ये सैन्य विज्ञान से संबंधित है। जनसंख्या भूगोल का संबंध आप देख सकते हैं जनांकिकी और आवास भूगोल नगर ग्रामीण नियोजन और आवासों से। आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से, इसमें संसाधन भूगोल संसाधन अर्थशास्त्र से संबंधित है। और लास्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट में कि कृषि भूगोल जो है ये कृषि विज्ञान से, उद्योग भूगोल औद्योगिक अर्थशास्त्र से, विपणन भूगोल व्यावसायिक अर्थशास्त्र और वाणिज्य से, पर्यटन भूगोल पर्यटन और यात्रा प्रबंधन से, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भूगोल ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। और ये लास्ट वाले ये सभी आर्थिक भूगोल या इकोनॉमिक जियोग्राफी से संबंधित विभिन्न विषय हैं। और आप जान लीजिए कि मानव भूगोल के ये क्षेत्र उपक्षेत्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो 12वीं कक्षा के NCERT भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। ये वीडियो मानव भूगोल के शुरुआती समझ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं और साथ ही साथ जो परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप उनको भी यहाँ से कवर कर सकते हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।